अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बद्दुआए इश्क बाय अरीशा खान पार्ट 7। लाइट ग्रे कलर की मैक्सी पहने हानिया स्टेज पर बैठी फ़ोटोशूट करवा रही थी, जबकि दूसरी तरफ अफशा लाइट पिंक कलर की मैक्सी पहनी हुई जोहान के साथ फ़ोटोशूट करवा रही थी। जबकि जैन और जोहान ने सेम ब्लैक पैंट कोट पहना हुआ था। जैन की शर्ट लाइट ग्रे और जोहान की शर्ट लाइट पिंक कलर की थी। जैन कब से हॉल के बाहर खड़ा अरहम का इंतज़ार कर रहा था। जब अरहम आया तो जैन ने शुक्र अदा किया। अबे किधर चला गया था? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं। मुझे लगा तू मेरे वलीमे से भाग गया, जैन ने मुंह बनाते हुए कहा। अबे पागल है क्या? मैं क्यों भागूंगा? तेरे बाद मेरी भी तो शादी है। अरहम की बात पर जैन हंसा, जबकि जोहान स्टेज से उतरता हुआ उनके पास आया। क्या हुआ? किधर है शहरियार? वो वहाँ नहीं थे। उन्हें आए हुए 2 दिन हो गए, मगर अब तक वो हमसे मिलने भी नहीं आए। अरहम ने उदास लहजे में कहा। जब ही नूरैन बेगम आई। अरहम शहरियार? वो नहीं आए मॉम। ये कहता हुआ वो हॉल के अंदर चला गया, जबकि नूरैन बेगम भी उदास हो गई थी। आंटी आप उदास ना हो प्लीज़, ज़रा इसका दिल प्लीज़ ज़रा उसका दिल नहीं होगा यहाँ आने का। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तक उसका दिल नहीं करेगा वो नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। जोहान की बात सुनकर वो हाँ में सर हिलाते हुए वापस हॉल में चली गई थी। कहाँ चले गए थे आप? हानिया ने जैन से पूछा, जो अभी अभी स्टेज पर आकर बैठा था। कहीं नहीं, मेरी चश्मशूज़ी यहीं हूँ तुम्हारे पास, जैन ने आँख मारते हुए कहा, जबकि उसके इस अंदाज पर फोटोग्राफर ने उसी वक्त एक फ़ोटो क्लिक कर ली थी। वो दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और हम कहाँ हैं आपके भाई? क्या वो नहीं आए? ब्लू कलर की फ्रॉक पहने वो पूरे हॉल में अरहम को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, मगर जैसे ही अरहम उसे नजर आया भागकर उसके पास गई। नहीं आए वो? वैसे ये तुम्हें क्यों जे इतनी जल्दी हो रही है उन्हें देखने की? अरहम ने आईब्रो झुकाए हुए पूछा, जिस पर बिया एकदम सीधी खड़ी हो गई। है मेरा मतलब, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, उनको देखने का दिल कर रहा है। मुझे भी पता चले वो कैसे दिखते हैं, बिया ने अपने खुले बालों को संवारते हुए कहा, जिस पर अरहम उसके करीब आया। तो मुझसे पूछ लो ना, मैं बता देता हूँ कैसे दिखते हैं। अरहम की बात पर वो उसे घूर कर देखने लगी, जिस पर अरहम मुस्कुराया। क्या मतलब? मतलब यही कि मुझसे भी कई ज़्यादा हैंडसम है। लड़कियां मरती हैं उन पर, मगर वो किसी को भाव नहीं देते। अरहम ने अपने जेल से बनाए गए हेयर स्टाइल को हाथों से ठीक करते हुए भ्रम से कहा। क्या वो वाकई इतने हैंडसम है? क्या वो मैरिड है? अरे अरे, बस कितने सवाल करोगी, और वो सचमुच में इतने ही हैंडसम है, और अभी उनकी शादी नहीं हुई। बिया हैरान रह गई कि जब वो इतना हसीन है तो उसकी अब तक शादी क्यों नहीं हुई थी। उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? बिया की बात पर अरहम हैरान रह गया कि आखिर एक के बाद एक सवाल, आखिर मामलात क्या है। उफ बस, तुमने क्या करना है ये सब जानकर? तुम सिर्फ मुझे देखो, मेरे बारे में सोचो। कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, इस बारे में सोचो। अरहम उसके करीब आने लगा। अच्छा बस बस, दूर रहें, सब देख रहे हैं, बिया ने आसपास के लोगों को देखते हुए बोला। मगर जब नजर एक लड़की पर गई जो कब से अरहम को देखे जा रही थी, तो बिया से कंट्रोल नहीं हुआ। वो तेजी से चलकर सामने टेबल पर जाने लगी। अरे मेरी जालिम शेरनी, किधर जा रही हो? हरम भी उसके पीछे जाने लगा। उसे क्या पता था कि वो अब फिर किसी की बैंड बजाने का इरादा रखती है। बिया उस लड़की के सामने जाकर खड़ी हुई। ओ हेलो, क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो लड़की एकदम बौखलाई। अरहम बड़ी हैरत से बिया को देखने लगा कि वो किस सिलसिले में बात करना चाह रही है। एक्सक्यूज मी, उस लड़की ने नासमझी वाले अंदाज में कहा, जबकि दोबारा नजर बिया के पीछे खड़े अरहम पर गई। अबे ओ अंग्रेज की औलाद, मेरे ही सामने खड़ी मेरे ही बंदे को ताड़ रही है। आंखें नीचे कर, वरना हाथ डालकर नोच लूंगी। बिया की आवाज़ पर आसपास के बहुत से लोग उसे देखने लगे। उनमें से काफ़ी लोगों ने बिया और अलीज़े की वायरल वीडियो देखी थी, इसलिए बहुत से लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। और हमने बिया को धीमे लहजे में चुप कराना चाहा। बिया, सब देख रहे हैं, प्लीज़ छोड़ो, चलो यहाँ से। अरे देखते हैं तो देखने दो, मगर ये क्यों देख रही है तुम्हें? बिया बहुत गुस्से में आ गई थी, जबकि वो लड़की अब भी अरहम को ही देख रही थी। सुनाई नहीं दिया क्या? नजरें नीचे कर, बिया ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। ना करूँ तो? उस लड़की ने एक अदा से अपने चेहरे पर आते बालों को हटाते हुए कहा। बस फिर क्या था? सामने टेबल पर पड़ा ग्लास उठाया और उसका सारा पानी सामने खड़ी लड़की के मुंह पर फेंक दिया। आधे से ज्यादा लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे, और बहुत से लड़के लड़कियां तो हंस भी रहे थे इस लड़की की हालत पर।
बिया ये क्या किया तुमने? अरहम ने बिया का हाथ पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। अरहम, बहन बोलो इसको अभी। बिया ने तो जैसे जिद ही कर ली थी, मगर अरहम को बहुत अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि सब उनको देख रहे थे। इसी दौरान उनकी फैमिली भी मौजूद थी। बिया चलो यहाँ से प्लीज। अरहम उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा, मगर वो भी बिया थी उल्टा अरहम का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मैंने कहा बहन बोलो इसे अभी। नूरैन बेगम और सबाहत बेगम जल्दी से उनकी तरफ आई। बिया सब देख रहे हैं, मैंने कहा चलो। अरहम को अब गुस्सा आने लगा था। नहीं बोलोगे? अरहम आगे कुछ कहता, बिया ने ना दाएं देखा ना बाएं और सीधा हॉल से बाहर का रुख किया, जबकि अरहम ने उसे रोका भी नहीं। बेटा क्या हुआ है? ये सब क्या हो रहा है? नूरैन बेगम ने सामने खड़ी भीगे बालों वाली लड़की को देखते हुए अरहम से पूछा। कुछ नहीं मॉम, वो ये कहकर चला गया था वहाँ से। उसके जाने की थोड़ी देर बाद वो लड़की भी हॉल से निकलकर बाहर चली गई, क्योंकि वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। बिया की हरकत वहाँ सबको पता चल गई थी, जबकि नूरैन बेगम इस बात पर बहुत खुश थी, क्योंकि वो यही चाहती थी कि इनका दूसरा बेटा जिससे भी प्यार करे, वो लड़की अपना हक जताना अच्छे से जानती हो और कभी भी किसी तीसरे को बीच में ना आने दे। जबकि सबाहत बेगम हमदानी साहब को देखती रह गई कि वो इस बात पर भी अपनी शेर बेटी पर फख्र कर रहे थे, जबकि थोड़ी देर में सब लोग इस वाक़े को भूलकर अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। जबकि सबाहत को ब्यूटिशन सबाहत को बहुत ही टेंशन हो रही थी कि आखिर वो इतनी रात में अकेले कहाँ चली गई। पता नहीं समझता क्या है खुद को, ऐसा भी क्या कह दिया था मैंने जो मुझ पर चिल्ला रहा था। बिया ड्राइव करते हुए मुसलसल बड़बड़ा रही थी, तभी उसे अरहम की कॉल आने लगी, मगर उसने फ़ोन शट डाउन कर दिया। अब वो घर के गेट के बाहर खड़ी थी। गेट से अंदर आकर उसने गाड़ी साइड पर लगाई और दरवाज़ा खोलते हुए अपने कमरे में भागी, और कमरे के अंदर जाते ही दरवाज़ा लॉक किया और बेड पर गिरने से अंदाज में आंखें बंद किए लेट गई। तकरीबन 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि जब घर के टेलीफोन पर किसी की कॉल आने लगी, तो वो झट से उठकर नीचे आई और कॉल रिसीव की। बिया ये क्या तमाशा है, दरवाज़ा खोलो। अरहम अब भी फ़ोन पर चीख रहा था। बिया ने बिना जवाब दिए टेलीफोन का तार भी निकाल दिया। अब सड़ते रहो, घंटा करूंगी बात में तुमसे, बिया ने मुंह बनाते हुए कहा और जाकर बेड पर लेट गई। न जाने वो कब नींद की वादियों में चली गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। अरहम काफ़ी देर तक उसका नंबर ट्राई करता रहा, मगर कोई जवाब न आया तो वो गुस्से से पागल हो गया। आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं मिस बिया हमदानी, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती है मैं तुम्हें नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अरहम कुछ सोचता हुआ घर के पीछे साइड आया और दीवार फलांग कर लॉन में छलांग लगाई, जिससे उसके हाथ पर चोट आई, मगर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिया को मनाना था। अरहम अब घर में दाखिल हो चुका था, क्योंकि घर के पीछे से अंदर जाने का रास्ता बहाल बहाल था। वहाँ कोई गेट न था, इसलिए बआसानी वो घर में दाखिल हो गया। सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ बिया के कमरे में आया। ये भी ठीक हुआ कि दूसरी बार बिया ने दरवाज़ा बंद ना किया था। अरहम ने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो अंदर आकर बिया को सोता देखने लगा। वाह, मुझे टेंशन में डालकर खुद कितने मज़े से सो रही है ये जालिम शेरनी। अरहम आहिस्ता से बेड पर आ बैठा और उसके चेहरे से बाल हटाने लगा। जान, मुझे नहीं पता था तुम इतना गुस्सा हो जाओगी, वरना मैं उस लड़की को पहले ही बहन कह देता। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी जान मुझ पर अपना इतना ज़्यादा हक जताने लगी है। मुझे फ़क्र है तुम पर मेरी जालिम शेरनी। तुम कभी अपनी मोहब्बत पर किसी की बुरी नज़र बर्दाश्त नहीं करोगी। अरहम ने उसके माथे पर बोसा दिया, जिससे बिया ने सोते में ही मुंह बनाए, जिस पर अरहम मुस्कुराया था। फिर कुछ सोचता हुआ वो बिया को तंग करने के इरादे में था। पहले उसने बिया के गालों पर बोसा दिया, जिससे वो बिया की नींद में खलल की वजह बन रहा था। उसका अगला निशाना बिया के होंठ थे। फिर क्या था, बिया के चेहरे पर झुकता हुआ बिया की सांसें रोकने लगा था, जिससे बिया की आंख खुल गई। अपने ऊपर किसी का झुकाव महसूस करके वो बौखलाई, मगर परफ्यूम की खुशबू से वो समझ चुकी थी ये अरहम ही है। बिया ने उसको पीछे करके उठने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। काफ़ी देर तक अरहम उसके नाजुक होठों पर अपनी शिद्दत दिखाता रहा। फिर जब उससे महसूस हुआ बिया की धड़कनें तेज़ होने लगी हैं, तो जल्दी से पीछे की जानिब हुआ। बिया उसके पीछे होते ही उठ बैठी। ये क्या बदतमीज़ी है, और तुम कमरे में कैसे आए? बिया के लहजे से नाराज़गी साफ जाहिर हो रही थी, जबकि अरहम अब भी बिया को देख रहा था। अब भी नाराज़ हो, जाओ इधर से। बिया ने उसे पीछे धक्का दिया, जिससे अरहम पीछे की तरफ होने लगा। बिया ने उसका हाथ पकड़ा। पागल हो, गिर जाते तो। पहले खुद ही धक्का दिया, फिर खुद ही गुस्सा दिखाने लगी। क्या थी वो लड़की भी। कान पकड़कर, सॉरी, अब कुछ भी गलत नहीं होगा मेरी जान, पक्का।
तकरीबन आधे घंटे तक अरहम बिया को मनाता रहा, फिर कहीं जाकर वो बात मानी और नाराज़गी से बाहर निकल आई थी। मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है। महबूब की ज़रा सी तेज़ आवाज़ दिल को लग जाती है, और जब महबूब मनाने पर आता है तो उसके हर एक अल्फाज दिल में उतरने लगते हैं। कुछ देर अरहम बिया से बातें करता रहा, पता ही नहीं चला काफ़ी वक्त हो गया था। फिर अरहम बिया को नींदों में देखकर उसे सी ऑफ करके घर चला गया था। मुझे तो लगता है आज इसकी एक हड्डी तो पक्का टूटेगी। तुम्हें क्या लगता है? फंक्शन खत्म होते ही जैन अपनी फैमिली के साथ घर आ चुका था। जब हानिया फ्रेश होकर बेड पर आई तो जैन उसे देखकर कहने लगा था, जिस पर हानिया की हंसी निकल गई। आपको अपने दोस्त के लिए फिक्रमंद होना चाहिए, मगर आपके तो दांत ही निकलना बंद नहीं हो रहे। नहीं यार, वो क्या है ना, और हम आज तक किसी से नहीं डरा, मगर मोहब्बत के हाथों जलील होने से बहुत डरता है बेचारा। जैन ने मज़े लेने वाले अंदाज में कहा, जिस पर हानिया मुस्कुराई। वैसे जैन जुहान भाई अरहम के भाई के साथ पेरिस में क्यों रहते थे? जैन ने नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया। वो नहीं चाहता था कि हानिया शहरियार के बारे में मज़ीद कुछ पूछे। वह आज अंकल के बिजनेस में भाई की भी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए। अच्छा जैन, अरहम के जो भाई है वो आज वलीमे में क्यों नहीं आए? वो तो जुहान भाई के बेस्ट फ्रेंड है ना। हानिया ने एक और सवाल किया। जैन समझ चुका था अगर उसे चुप ना करवाया तो वो सवाल पे सवाल करके जैन का दिमाग खाली कर देगी। तुम इधर आओ मेरी चश्मिश चूजी, तुम्हें नहीं पता ये वक्त दूसरों की बातें करने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये वक्त तो अपने शोहर के नाम करने का है। इट्स रोमांस टाइम बेगम जी। जैन रोमांटिक अंदाज में कहते हुए हानिया के गिर्द बाहें डाल चुका था। आपको रोमांस के अलावा और कुछ नहीं आता? हानिया ने जैन को घूरते हुए देखा, जिस पर जैन ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए नामे सर हिलाया। हानिया भी कुछ कहती कि जैन ने उसे अपनी बाहों के हिसार में कैद कर लिया, जबकि हानिया उसकी बाहों में हमेशा की तरह खुद को महफूज महसूस करने लगी। मस्त दिलाए हैदरम दम हमादी अली 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 शाह शरीकतम अली पीरे तरीकतम अली दम हमादम अली अली दम हमादम अली अली। वो इस वक्त एक मज़ार पर मौजूद फातिहा का खाना बांट रहा था, और वो ये जब से ही कर रहा था जब से वो पाकिस्तान आया था। कराची के हर मज़ार पर हाजिरी दे चुका था। कुछ देर पहले ही वो दुआएं करके फारिग हुआ तो जहाँ कुछ पीर फकीर बैठे थे वो भी उसी दीवार के साथ लगकर बैठ गया था। तभी एक मुर्शिद उसके पास आए। वो आंखें बंद किए अपनी ही धुन में मगन था। जब उसे बराबर ही किसी के बैठने का एहसास हुआ उसने आंखें खोली तो बराबर एक मुर्शिद सफ़ेद रंग का जुब्बा पहने उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। शहरियार ने उन्हें सलाम किया। उनके चेहरे पर बहुत नूर था। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी उनके चेहरे को और भी नूरानी बना रही थी। वालेकुम अस्सलाम, आखिर तुम यहाँ आ ही गए। बुलावा तो बहुत पहले से था, मगर तुम बड़ी देर से आए हो। उन मुर्शिद ने मुस्कुराते हुए धीमे मगर मिठास भरे लहजे में कहा। मैं समझा नहीं। शहरियार को उनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। वो फिर से मुस्कुराए। समझ जाओगे, देर से ही सही, मगर तुम यहाँ तक आ ही गए। लेकिन तुम यहाँ खुद नहीं आए, उसने बुलाया है तुम्हें। बेशक वो बड़ा रहमान और रहीम है। वो मुर्शिद आसमान की तरफ उंगली उठाए कहने लगे। शहरियार उन्हें बहुत हैरत से देख रहा था। वो देखने में ही अल्लाह के नेक बंदे लग रहे थे। उन्होंने शहरियार को चुप देखते हुए पूछा, क्या तुम सुकून की तलाश में आए हो? मैं यहाँ अपनी नदामत कम करने के लिए आया हूँ। मुझे 5 सालों से सुकून की तलाश थी। मुझे जो मुझे यहाँ तक ले आई। मेरी रूह को यहाँ आकर सुकून मिल रहा है, मगर मेरा जिस्म नापाक है। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ अपने रब से। क्या वो मुझे माफ़ कर देगा? क्या ये मुमकिन है? शहरियार की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन बुजुर्ग मुर्शिद ने शहरियार के कंधे पर हाथ रखा तो शहरियार को बहुत सुकून सा मिला। शहरियार उन्हें बहुत हैरत से देख रहा था। क्यों नहीं, तुम मांगो उस रब से, वो देगा। तुम रो गिड़गिड़ाओ सच्चे दिल से, तौबा तो करो, वो तुम्हें माफ़ भी कर देगा। तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। एक बार मांग कर तो देखो, वो ना दे तो कहना। शहरियार ने उनका हाथ पकड़ा, जबकि आंसू अब भी बह रहे थे। क्या क्या वो मुझे माफ़ कर देगा? क्या सच में? मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरा माजी बहुत शर्मनाक है। मैं माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ। ऐसे ना कहो बेटा, वो सबको माफ़ करने वाला है। और ये जो आंसू तुम्हारी आंखों से निकल रहे हैं, ये अब इस बात की निशानी है कि तुम अपने
कि ये गुनाह पर नादिम हो, और जो सच्चे दिल से तौबा कर ले अल्लाह पाक उसे माफ़ कर देता है। मुर्शिद ने उसके सर पर हाथ रखा जो शहरियार को मज़ीद सुकून दे रहा था। उसकी रूह जो दर्द से छलनी हो चुकी थी, आज उसकी रूह को सुकून मिल रहा था। मगर मुझे पता कैसे चलेगा कि उसने मुझे माफ़ कर दिया, वो मुझसे राज़ी हो गया। शहरियार बेचैनी से मुर्शिद के जवाब का मुंतज़िर था। जब मुर्शिद मुस्कुराए, जब वो तुम्हें माफ़ करेगा, तुमसे राज़ी हो जाएगा, तो वो तुम्हें तोहफे से नवाजेगा। उस मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें अब रब के करीब आना होगा। तुम उससे तुम उससे बढ़ जाओ, तुम उससे बात करोगे तो वो तुम्हारी सुनेगा भी और तुम्हें जवाब भी देगा। शहरियार उन्हें हैरत से देखने लगा। वो कैसे? अगर तुम चाहते हो तुम अपने रब से बात करो, तो तुम पाबंदी से नमाज अदा करो, उससे दुआ करो, वो तुम्हारी सुनेगा। और अगर तब चाहते हो वो तुम्हारे सवालों का जवाब दे, तो तुम कुरान पढ़ो, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। फिर तुम अल्लाह के करीब से करीब तर हो जाओगे, और फिर बहुत जल्द वो तुम्हें माफ़ फरमा देगा और तुमसे राज़ी भी हो जाएगा। और जब वो तुमसे राज़ी हो जाएगा, तो तुम्हें एक बेहतरीन तोहफ़ा अदा करेगा, जिसको पाकर तुम्हारी तमाम ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी, और फिर तुम्हें दुनिया की किसी चीज़ में लगाव नहीं रहेगा। ये है अल्लाह का बंदे से राब्ता। मुर्शिद की एक एक बात, उनके हर अल्फाज शहरियार के दिल में, रूह में सुकून बनकर उतर रहे थे। वो अब इस फ़ानी दुनिया से हटकर अपनी लौ सिर्फ अपने रब से लगाना चाहता था। वो बहुत सुकून में था, उसका दर्द कम होने लगा था। उसे यकीन होने लगा था कि एक दिन अल्लाह उसे माफ़ ज़रूर कर देगा। ये खुशखबरी है मेरे पास। फरीहा की बात पर अलीज़े ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। बस बिया हमदानी की इन्फॉर्मेशन निकलवाई है मैंने यूनिवर्सिटी से, तुम जानोगी तो हैरान रह जाओगी। फरीहा की बात को नज़रअंदाज करते हुए अलीज़े मोबाइल में मगन हो गई। फरीहा को उसका यूँ इग्नोर करना जहर लग रहा था। फरीहा ने उसके हाथ से मोबाइल छीना, जिस पर अलीज़े ने उसे गुस्से से देखा। मुझे नहीं जानना उस बिया के बारे में, तुम क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? जब सही वक्त आएगा मैं खुद बदला ले लूँगी उससे। और कौन से वक्त का इंतज़ार कर रही हो तुम? कल उसकी मायू मेहंदी का फंक्शन है, परसों परसों बारात, फिर वलीमा। कब लोगी उससे बदला? जब उसका एक बच्चा हो जाएगा। फरिया ने उसी के अंदाज में चीखते हुए कहा, ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं, और बेहतर होगा तुम इस मसले से दूर रहो। कजिन हो ना, कजिन ही बनकर रहो। ये अब सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि ये मेरा भी मसला है, समझी तुम? अलीज़े से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में उसने अलीज़े को जवाब दिया, जिस पर वो हैरान रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मसला तुम्हारा कैसे हुआ? अलीज़े की बात पर फरीहा उसके करीब आई। तुम्हें पता है बिया हमदानी किसकी बहन है? अनाया की। फरीहा के कहने की देर थी, अलीज़े का मुंह खुला का खुला ही रह गया। हाँ, ये सच है। वही अनाया जिस पर शहरियार मरता था, वही अनाया जो 5 साल पहले पॉइजन पीकर हॉस्पिटल में दम तोड़ गई थी। अलीज़े उसकी बातों को बड़ी हैरत से सुन रही थी। देखो अलीज़े, मेरा मकसद अनाया और शहरियार को अलग करना था, और ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है कि बिया अनाया की बहन है। हम इस बात से फ़ायदा उठाकर अरहम और बिया को अलग कर देंगे। जब हम बिया को बताएंगे कि जिससे वो शादी कर रही है वो उसकी बहन का कातिल उसकी बहन के कातिल का भाई है। दोनों के चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। न जाने अब ये दोनों क्या करने वाली थी। वो पहले रंग के वो पीले रंग के जोड़े में मलबूस सर पे दुपट्टा लिए बमुश्किल खुद को काबू किए बैठी थी, मगर मुसलसल हानिया और जैन को डांस करता देखकर अब उसका सबक जवाब दे रहा था। जबकि अरहम सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने उसके बराबर में बैठा फंक्शन एंजॉय कर रहा था। उफ, अब मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। बिया ने अरहम का बाजू पकड़ते हुए कहा, जिस पर अरहम मुस्कुराया। तो क्या ख्याल है डार्लिंग, हो जाए एक कपल डांस? अरहम ने बिया को आंख मारते हुए कहा, जिस पर बिया उसे घूरने लगी। बात सुनो मिस्टर, मुझे ये कपल डांस नहीं आता, समझे? मुझे तुम्हारे साथ नहीं नाचना, अकेले नाचना है। मियाँ ने चेहरे पर आते बालों को हाथों से पीछे करते हुए कहा, जिससे वो बाल अरहम के मुंह पर लगे, क्योंकि अरहम बिया के कानों में सरगोशी कर रहा था। ये एकदम से वो पीछे हुआ और मुंह बनाने लगा। हाँ तो फिर क्या बेबी डॉल सॉन्ग पर डांस करोगी? वो कौन सा सॉन्ग है? बिया ने सवालिया नज़रों से अरहम को देखा। इस पर अरहम ने फिर से उसे आंख मारी। सनी लियोनी का। बेशरम कहीं के, हटो पीछे ठरकी इंसान। बिया की बात पर अरहम ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। जब हानिया और जैन स्टेज पर आए, हानिया ने बिया का हाथ पकड़ा और जैन ने अरहम का, और दोनों ही उन्हें स्टेज से नीचे लेकर आए। सबाहत बेगम नूरन बेगम के साथ बैठी बड़ी खुशी से दोनों को देख रही थी, जबकि नूरन बेगम भी दिल ही दिल में बहुत खुश थी। वहाज साहब सफदर साहब के साथ बातों में मसरूफ़ थे। बाकी सारे लोग फंक्शन एंजॉय कर रहे थे, जबकि जुहान और अफशा भी डांस करने में मसरूफ़ थे। बिया की तो जैसे दिली ख्वाहिश ही पूरी हो गई थी।
हो गई हो, ये भूल करके कि वो दुल्हन है, वो डांस करने में बिजी हो गई। कुछ देर तक ये फंक्शन यूं ही जारी रहा। फिर उनकी रस्में शुरू हो गई थी। तमाम रस्मों से फारिग होने के बाद खाना खाकर सब मेहमान अपने घर चले गए थे। अरहम भी अपनी फैमिली के साथ घर जा चुका था, जबकि जैन और जुहान भी आमिना बेगम और अफशा को लेकर घर जा चुके थे। मगर हानिया यहीं रुकी थी, क्योंकि वो बिया की वाहिद दोस्त थी, बल्कि अगर बहन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं लगेगा। बिया अभी अपने कमरे में आई ही थी जब नीचे से सबाहत बेगम के रोने की आवाज़ें आने लगी। बिया घबराई। वो अपनी फ्रॉक जो पैरों से भी नीचे आ रही थी उठाए सीढ़ियाँ उतरते ही छोटे दरवाजे से बाहर लॉन में आई, मगर जब सामने का मंजर देखा तो देखती ही रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन कहाँ आ रहा था। अभी कुछ देर पहले वो बेहद खुश थी, मगर अब उसकी आंखों से आंसू मोती की तरह बह रहे थे। आपी, सबाहत बेगम से लिपट कर रोती हुई अनाया बिया की आवाज़ सुनकर उनसे अलग हुई। जब सामने घड़ी खड़ी बिया को देखा तो हैरान रह गई। छोटी बिया भागकर अनाया के गले लग गई। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। खुशी के आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। 5 साल बाद अनाया अपने घर वालों से मिल रही थी। 5 साल तक बिया ने सफदर साहब के कहने पर अनाया से राब्ता ना किया था, मगर इन 5 सालों में सिर्फ एक ही बार उसने शाहजेब को कॉल की थी और अपनी बहन की तरफ से मिली खुशखबरी पर बहुत खुश थी और बहुत रोई भी थी। मगर वो मजबूर थी, सिर्फ सफदर साहब की वजह से, क्योंकि अनाया के बाद सफदर की सारी उम्मीदें अपनी बिया से ही वाबस्ता थी। इसलिए वो अपने बाबा का भ्रम नहीं तोड़ना चाहती थी। अरहम से शादी का फैसला भी उसने सफदर साहब के कहने पर किया था, मगर खुशकिस्मती ये थी कि बाद में वो भी अरहम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी और वो फ़ख्र करती थी अपने बाबा की पसंद पर। वो बहुत खुश और मुतमईन थी। कितनी बदल गई हो तुम, आप भी। अनाया ने बिया का माथा चूमते हुए कहा। बिया में अनाया की छवि देखती थी। बिया में अनाया की छवि दिखती थी। वो तो बिया ने खुद को लड़कों की तरह बनाया हुआ था, वरना जब वो मुस्कुराती थी तो पूरी अनाया की तरह लगती थी। जब रोती थी तो उसकी आंखें बिल्कुल अनाया की आंखों की तरह लाल, सुर्ख और हसीन हो जाती थी। मगर जो बात अनाया की आंखों में थी वो शायद ही किसी में हो। अनाया बेटा, बहन को यहीं खड़ा रखोगी या कमरे में भी लेकर जाओगी? सबाहत की बात पर दोनों मुस्कुराई थी। आज रात हानिया, अनाया और बिया ने एक ही कमरे में बहुत जागकर बहुत सी बातें करने का इरादा रखते हुए थे। जैसे ही बिया अनाया को कमरे में लेकर जाने लगी, सफदर साहब की आवाज़ पर अनाया के कदम रुक गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अनाया ने हिम्मत करके उन्हें सलाम किया, जिस पर मुख्तसर सा जवाब देकर वो पलटने लगे, मगर फिर रुके। तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के लिए तुम्हारा कमरा साफ करवा दिया है मैंने। जब तक यहाँ हो उस कमरे में रह सकती हो। ये कहकर वो बिना पलटे वहाँ से चले गए, जबकि अनाया खामोश सी हो गई। सबाहत बेगम उससे मुखातिब हुई। बेटा, शाहजेब कहाँ है? उन दोनों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। सबाहत बेगम ने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए कहा। जी, वो आते ही होंगे। अनाया बिया और हानिया के साथ उनके कमरे में चली गई, जबकि सबाहत बेगम दुआएं कर रही थी कि हमदानी साहब अब दिल से अनाया को माफ़ कर दे। क्या मसला है ये जालिम शेरनी? कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? कहीं सो तो नहीं गई? अरहम कब से बिया का नंबर डायल कर रहा था, मगर बिया ने एक बार भी उसकी कॉल रिसीव नहीं की थी, जिस पर अब अरहम को गुस्सा आने लगा था। पूरा 1 घंटा हो चुका था, मगर बिया का कोई रिस्पांस नहीं आया था। अरहम ने जैन को कॉल की ताकि जैन हानिया से बिया का पूछ कर बताए। तकरीबन 10 मिनट बाद जैन की कॉल आने लगी। अरहम ने कॉल ऐसे रिसीव की जैसे उसके ही इंतज़ार में था। हाँ, कुछ पता चला? कहाँ है वो? कहीं नाराज होकर तो नहीं बैठ गई मुझसे किसी बात पर? अरहम ने एक ही सांस में सवाल किए, मगर दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। जैन, क्या हुआ? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? यार अरहम। जैन की आवाज़ से साफ वाज़ेह हो रहा था कि वो किसी परेशानी में है। क्या हुआ जैन, बता जल्दी। यार, बिया की बहन घर आ चुकी है। जैन के कहने की देर थी। अरहम को बहुत शौक लगा। वो एकदम कहने लगा, वो जिंदा है? जी हाँ, जिंदा है, और वो कनाडा से आई है। जैन ने उसे मज़ीद बताया, जिस पर अरहम को हैरत हुई, क्योंकि शहरयार ने यही बताया था कि वो मर चुकी थी। मगर अब अरहम और भी ज़्यादा मुश्किल में आ गया था। यार जैन, अगर वाकई ऐसा है तो वो भाई को पहचान जाएगी और फिर सबको सच पता चल जाएगा, और फिर बिया, यार बिया शादी से इनकार कर देगी। वो कैसे अपनी बहन के गुनहगार से शादी करेगी? अरहम का दिमाग सुन्न होने लगा था। वो जैन को मिलने का कहकर खुद गेस्ट हाउस चला गया था। ना जाने अब क्या तूफान आने वाला था।
कुछ ही देर में वो दोनों गेस्ट हाउस पर मौजूद थे। जैन ने पहले कभी भी अरहम को इतनी टेंशन में नहीं देखा था, मगर अरहम टेंशन में कैसे ना आता। ये कोई छोटी बात तो हरगिज न थी। एक तरफ जान से प्यारा भाई और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत, और वो आखिर करता तो क्या करता। वो किस तरह इस तूफान को टालने की कोशिश करता। यार अब क्या करूं, कल उन दोनों का आमना सामना हो जाएगा। यार मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरहम का अरहम का चेहरा अरहम के चेहरे पर बिया को खो देने का डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर तू कहे तो मैं हानिया को कहूँ कि वो अनाया को वलीमे तक खामोश रहने पर राजी कर ले। जैन से अब अरहम की परेशानी नहीं देखी जा रही थी। आखिर बचपन का दोस्त था वो उसका। नहीं यार, अगर ऐसा किया तो वक्त से पहले ही ये इस बात सबके सामने आ जाएगी। और ये कोई छोटी सी बात नहीं कि अगर हम उन्हें चुप रहने का कहेंगे तो वो मान लेंगी। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी, कितनी नफरत होगी उनके दिल में भाई के लिए। जैन उसकी बात से इत्तेफाक कर रहा था। सही कहा तूने। अगर किसी तरह तेरी शादी हो जाए और उसके बाद ये बात सामने आए तो उसको हल करना इतना मुश्किल नहीं होगा। मेरे पास एक प्लान है, गौर से सुन। अरहम का प्लान जैन को ठीक लगा था, क्योंकि अब यही एक रास्ता था जिससे निकाह तक ये बात छुपाई जा सकती थी। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चल अब घर जा और सो जा, कल बारात को कौन लेकर जाएगा। ऑफ कोर्स मैं ही लेकर जाऊंगा भाई, अरहम ने आईब्रो झुकाए कहा। इस पर जैन मुस्कुराया और कुछ ही देर में दोनों ही वहां से अपने घर चले गए। लेकिन ये कौन जानता था कि कल का सूरज उनके लिए एक नई मुश्किल लेकर निकलेगा। अजान प्लीज़ मेरे पास आओ। अनाया कब से उसके पीछे भाग रही थी, मगर मजाल है अजान ने उसकी एक भी सुनी हो। नहीं मुझे आनी आप नहीं मुझे आनी के पास जाना है, आप बहुत गंदी है। भागते भागते जब थक गया तो लॉन में लगे झूले पर बैठ गया। अनाया भी उसके बराबर आकर बैठी। बेटा आपकी आनी की आज शादी है, वो पार्लर गई हुई है, आप शाम में मिल लेना उनसे। नहीं मुझे आनी के पास जाना है, आपने कल रात भी मुझे आनी से मिलने नहीं दिया और आज सुबह से वो चली गई। मुझे नहीं पता, मुझे आनी के पास जाना है। अजान उम्र में तो बहुत छोटा था, मगर हद से ज़्यादा ज़िद्दी, अकड़ मिजाज और गुस्से का बहुत तेज़ था। उसे मनाना बहुत मुश्किल था। अक्सर तो अनाया उसे गुस्से में डांट देती थी, जिससे वो काफ़ी दिनों तक अनाया से बात भी नहीं करता था, बस शाहजेब के पास ही रहता था। बेटा रात में आप आए ही देर से थे और सुबह आपकी नींद खराब हो जाती, इसलिए आपको नहीं उठाया मैंने। प्लीज़ अब कुछ खा ले, जब आप कुछ खाओगे तो मैं आपको आनी के पास पार्लर भेज दूंगी, पक्का। पक्का। फिर मैं आनी को खुद पिक करने जाऊंगा। हाँ चले जाना, चलो अब खाना खाओ जल्दी से। शाबाश मेरे खानजादे। अनाया उससे मनाने में कामयाब हो गई थी जब सबाहत बेगम उनके पास आई। बेटा तुमने पार्लर नहीं जाना, अजान को मेरे पास छोड़ दो, मैं देख लूंगी। नहीं अम्मी मैं पार्लर नहीं जाऊंगी। अनाया की बात पर सबाहत भी चुप हो गई। अनाया काफ़ी बदल गई थी। उसके वो पहले वाले शौक, सजना संवरना और भी बहुत से शौक जो अब ख़त्म हो चुके थे। अब वो अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने बेटे पर ही देती थी। तुम और शाहजेब एक साथ खुश तो होना। सबाहत बेगम ने धीमे से लहजे में अनाया से पूछा। वो कितनी फिक्रमंद रहती थी अनाया के लिए, मगर जब अनाया और शाहजेब के निकाह का पता चला था तो वो काफ़ी मुतमईन भी हो गई थी। मगर उसकी परेशानी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज तो नहीं कर सकती थी ना, आखिर माँ थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत प्यारा बेटा है तुम्हारा। अल्लाह पाक ने तुम्हें और शाहज़ेब को बहुत समझदार, ज़हीन और सेहतमंद औलाद से नवाजा है। जी। मुख्तसर सा जवाब देकर वो चुप हो गई थी जब शाहज़ेब उनके पास आया। अनाया प्लीज़ मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, शाम होने वाली है। मुझे कुछ काम से जाना है और वहाँ से आकर फिर बिया को पिक भी करना है। बिया का सुनकर अजान जो खाने में मसरूफ था जल्दी से उठ खड़ा हुआ। आप कैसे जा सकते हैं उन्हें लेने, मैं जाऊंगा। गुस्से वाला मुंह बनाते हुए अजान ने कहा, जिस पर सबाहत बेगम हंसने लगी। मेरे शहजादे पहले आप ये लंच फिनिश कर दो, फिर मैं आपको अच्छा सा रेडी कर दूंगी, फिर आप भी चले जाना आनी के पास। ओके ओके मॉम। अनाया की बात पर अजान ने अपने चेहरे पर आते बालों को हटाते हुए कहा और फिर से खाने में मसरूफ हो गया, जबकि अनाया अपने कमरे में चली गई। मैसेज कर उसे। किसे? अरहम को। और किसे यार? अलीज़े की बात पर फरीहा हैरान हुई। अलीज़े सुबह से न जाने कितने मंसूबे बना चुकी थी। अरहम का निकाह रोकने की
रोकने की, मगर हर बार वह अरहम के गुस्से से खौफ खाकर खुद ही चुप हो जाती थी। मगर अभी भी उसे एक नया मंसूबा सूझा, जिस पर वो वक्त ज़ाया किए बिना अमल करने वाली थी। मगर लिखना क्या है, बताती हूँ। अलीज़ा ने कुछ सोचते हुए कहा और कमरे की तरफ चली गई। वो किस कदर गुस्से में थी, ये सिर्फ वही जानती थी। उसे बार बार बिया से कट खाने वाला सीन याद आ रहा था। बदले की आग और अपनी मोहब्बत को पाने का जुनून अब उसके सर पर चढ़ चुका था। न जाने वो उसे पाने के लिए क्या करने वाली थी। नहीं, आखिर इसे इतना सब कुछ कैसे पता चला? अगर उसने आज ये बात बिया तक पहुंचा दी तो बिया मुझसे कभी शादी नहीं करेगी और कभी पलटकर मुझे देखेगी भी नहीं। मोबाइल में नजर जमाए मुसलसल खुद कलामी करने में मसरूफ था जब जैन उसके कमरे में आया और उसे इस तरह परेशान देखकर पूछे बिना ना रह सका, क्या हुआ अरहम, सब ठीक तो है ना? यार अलीज़े, उसे सब कुछ पता है, सब कुछ। अरहम हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासरात लिए कह रहा था। इस पर जैन हैरान हुआ कि आखिर अब क्या मसला हो गया है। क्या पता है उसे यार? यही कि बिया अनाया की बहन है। क्या? जैन का तो मुंह ही खुला रह गया। अलीज़ा उनकी सोच से भी ज़्यादा चालाक निकली थी। तो अब वो कह रही है कि अगर मैं उससे ना मिला और मैंने अनाबिया से निकाह किया तो वो अनाबिया को सब कुछ बता देगी। अरम ने मोबाइल उछाल कर बेड पर फेंका। जैन समझ चुका था अब उसे बहुत बुरी तरह वाला गुस्सा आने वाला है। अभी अरहम रूम से बाहर जाता जैन ने हाथ पकड़कर उसे रोका। यार, ये वक्त जल्दबाजी से काम लेने का नहीं है। तो तैयारी बारात ले जाने की तैयारी कर। तो तेरी बारात ले जाने की तैयारी कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। जैन ने कुछ सोचते हुए कहा, जिस पर अरहम ने आईब्रो का जाविया बनाते हुए पूछा, तू क्या करेगा? अरहम के सवाल पर जैन ने उसे अपना प्लान बताया, जिसे सुनकर वो मुतमईन हो गया। कुछ ही देर में वक्त ज़ाया किए बिना वो लोग बारात लेकर निकल गए। वो शाम के वक्त मज़ार से होटल आया था। पाकिस्तान आने के बाद अपना काफ़ी वक्त वो मज़ार पर रहकर गुजारता था। वो अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगता था। उसे यकीन हो गया एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो अपने रब को राज़ी कर लेगा। अभी वो नहाकर ईशा की नमाज़ पढ़ने लगा था जब ही उसका मोबाइल रिंग हुआ। जहाँ नमाज से उठकर उसने कॉल रिसीव की, जो किसी अनजान नंबर से आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। आवाज़ पहचानते हुए उसने सलाम का जवाब दिया। उसे अचानक से याद आया, आज तो उसके भाई की बारात है। क्या आप आज भी नहीं आएंगे? शहरियार का लहजा समझ चुका था। शहरियार उसका लहजा समझ चुका था। काफ़ी नाराज़गी थी अरहम के लहजे में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। सरसरी बात करके शहरियार ने फ़ोन बंद कर दिया और नमाज पढ़ने लगा। कुछ ही देर में नमाज अदा करने के बाद जब वो जहाँ नमाज पर बैठा अपने हाथ उठाए दुआ मांगने लगा था, बेसाख्ता उसकी ज़बान पर अनाया का नाम आया। ये पहली बार नहीं हुआ था। अक्सर जब भी वो दुआ मांगता था तो यूं ही उसका हाथ सीने पर जाता था। वो खुद ही अपने दिल की धड़कनों का मतलब समझने से कासिर था। उसके आंसू निकल रहे थे। न जाने क्यों आज उसे अनाया बहुत याद आ रही थी, और साथ ही वो बच्चा भी जो उसी का खून था, जिसको उसने खुद ही अपने हाथों से ख़त्म कर दिया था। या अल्लाह पाक, मैं जानता हूँ मैं दुनिया का सबसे गुनहगार बंदा हूँ। तूने इस गुनहगार बंदे को हमेशा हर तरह की नेमतों से नवाजा, मगर मैंने तेरी नेमतों की कदर ना की। मगर मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मुझ पर गुनाहों का बोझ हल्का कर दे मेरे मालिक। शहरियार हाथों में चेहरा छुपाए मुसलसल रोए जा रहा था। उसने अल्लाह पाक से हर तरह की उम्मीद लगाई हुई थी, तो आज जो दुआ वो मांगने वाला था वो बहुत जल्द पूरी होने वाली थी। अल्लाह, या अल्लाह पाक, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी अनाया से मिलना नसीब हो जाए, फिर चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। अल्लाह को राज़ी करने के बाद उसकी ये आखिरी ख्वाहिश थी कि आखिरत में सिर्फ एक बार उसे अनाया से मिलना नसीब हो जाए। दुआ मांगने के बाद उसने अपने आंसू साफ किए और जानमाज से उठकर कपड़े तब्दील करके बारात में जाने के लिए तैयार होने लगा। पहले की निस्बत तो बहुत बदल गया था, मगर दिखता आज भी बहुत हसीन था। वो किसी शहजादे से कम न दिखता था। वो अभी अपने वो अभी अपनी घड़ी हाथ में पहन ही रहा था जब उसके रूम का दरवाज़ा बजा। शहरियार ने अंदर आने की इजाज़त दी। वो लड़की आज फिर से किसी बहाने से शहरियार के रूम में आई थी। सर? यस। उस लड़की की नज़र जब शहरियार पर मुकम्मल पड़ी तो वो सर लफ्ज़ से आगे ना बढ़ सकी। आज काफ़ी सालों बाद उसने पैंट कोट पहना था। वो सिर्फ अपने भाई की शादी की वजह से तैयार हुआ था, वरना होश में आने के बाद से उसने अपना हुलिया बिल्कुल बदल लिया था। ये भी सच है कि वो सादगी में भी बहुत प्यारा लगता था। मैरून कलर का कोट और पैंट, हाथ में काले रंग की घड़ी, काले ही रंग के शूज़। वो वाकई किसी महल का शहजादा लग रहा था।
कहीं कहे क्या हुआ? शहरयार की आवाज़ पर लड़की होश में आई। जी, वो एक्चुअली पूछना था कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि आपने अब तक होटल इंतज़ामिया की तरफ से कुछ भी ऑर्डर करके नहीं मंगवाया। फ़िलहाल मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप जा सकती हैं। न जाने वो क्या था, कितनी बार वो लड़की उससे बात करने के मौके ढूँढ कर आती थी और शहरयार था कि उसे भगा ही देता था। वो लड़की शहरयार की बात पर सर हिलाकर वापस जाने लगी, फिर एकदम से पलटी। सर, क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी। सर, आप कहीं जा रहे हैं? आई थिंक किसी क्लब वगैरह। उस लड़की के यूं मुस्कुराते हुए उस तरह की बात पर शहरयार ने गुस्से से उसे देखा, जिस पर वो लड़की एकदम सीधी हुई। सर, आई मीन अगर आपको इन सब की नीड है तो होटल इंतज़ामिया की तरफ से मैं आपको क्लब के बारे में कुछ गाइड कर दूंगी। मैंने कहा ना, मुझे किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। आप क्यों अपना और मेरा वक्त ज़ाय करती हैं? जाए प्लीज़, मुझे लेट हो रहा है। लहजा धीमा मगर रौबदार था। वो लड़की एकदम से बौखलाती हुई वहाँ से बाहर चली गई, जबकि शहरयार अपना मोबाइल जेब में रखते हुए गाड़ी की चाबी लिए कमरे से बाहर चला गया। आनी, आप तो बिल्कुल डिज्नीलैंड की प्रिंसेस लग रही हैं। बिया, जो पार्लर से सीधा शादी हॉल में आ गई थी, इस वक्त वो ब्राइडल रूम में मौजूद अजान की बातों से लुत्फानंदोज हो रही थी। ओहो मेरे टेडी बियर, इधर आओ मेरे पास, मेरे रसगुल्ले। बिया की बात पर अजान ने मुंह बनाया, जिस पर बिया उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। आनी, देखे प्लीज़, मुझे रसगुल्ला ना कहे प्लीज़। अजान की बात पर बिया मुस्कुराई तो अजान ने और भी ज़्यादा मुंह बसोड़ लिया। अरे मेरे मीठे लड्डू, आई मीन मेरे हीरो, मैं तो मजाक कर रही थी। बिया ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, जब ही अनाया अंदर आई। अजान, आप बाहर जाओ, जाकर देखो बारात तो नहीं आ गई। अनाया की बात पर अजान बिया के गाल पर एक किस करता हुआ बाहर भाग गया, जिस पर बिया फिर से हंसने लगी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो तुम अनाबिया। अल्लाह पाक मेरी बहन को बदनज़र से बचाए रखे, आमीन। अनाया ने बिया का माथा चूमते हुए कहा। अनाबिया की आंखों में आंसू आ गए थे। आप इतने साल हमसे दूर रही, क्या आपको हमारी याद नहीं आई? आप अब आई हैं जब मैं इस घर से जा रही हूँ। बिया, एक लम्हे भी मेरा तुम सबको याद किए बिना नहीं गुजरा, मगर मैं मजबूर थी, मैं नहीं आ सकती थी। और वैसे भी तुम कौन सा इतना दूर जा रही हो जो हम नहीं मिल पाएंगे? अब हम मिलते ही रहेंगे। अनाया ने बिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर बिया अनाया के गले लग गई। आप ही, मुझे आपकी बहुत याद आती थी, मगर मैं कभी आपसे मिलने ना आ सकी। आप शाहजेब भाई के साथ खुश तो है ना? जानती हूँ पागल, अब रो तो मत प्लीज़, और मैं सच में बहुत खुश हूँ। अनाया ने बिया के माथे पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा, जिस पर बिया मुस्कुराती। तभी सबाहत बेगम अंदर आई और अपनी दोनों बेटियों को देखकर मुस्कुराने लगी। उनकी आंख में आंसू देखकर बिया जल्दी से कहने लगी, अम्मी प्लीज़, अब आप ना रोना, आए ना, हम सब सेल्फी लेते हैं। बिया की बचकानी हरकत पर अनाया और सबाहत दोनों हंसने लगी। अभी वो लोग सेल्फी लेकर बातों में मसरूफ थी जब हमदानी साहब अंदर आए। अरे भाई, आप लोग हमेशा मुझे क्यों भूल जाते हैं? मेरे साथ भी एक तस्वीर ले लो। अनाया हमदानी साहब को देखकर वहां से जाने लगी, जिस पर हमदानी साहब ने उसे रोका और बिया से मुखातिब हुए, कहाँ जा रही हो? बिया बेटा, चलो अब फैमिली फ़ोटो लो। हमदानी साहब की बात पर वहाँ मौजूद तीनों माँ बेटियाँ उन्हें हैरानी और खुशी की मिले जुले तासुरात लिए उन्हें देख ही रही थी। अरे भाई, अब ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी करो, बारात आने वाली है। हमदानी की बात पर बिया मुस्कुराने लगी और मोबाइल का कैमरा ऑन करके सेल्फी लेने लगी। वाह भाई, बहुत अच्छी आई है, हमेशा खुश रहो। हमदानी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और अनाया और बिया के सर पर शफकत का हाथ रखकर बाहर चले गए। अनाया के दिल में एक उम्मीद जागी थी, उसकी गुनाहों की माफ़ी मिलने की। वो दिल ही दिल में बेहद खुश थी। अभी यही सोच रही थी जब बाहर से शौहर के आने की शोर की आवाज़ आने लगी और अजान भागता हुआ ब्राइडल रूम में आया। आनी, बारात आ गई। अजान की बात सुनकर बिया के चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत और दिलकश मुस्कुराहट आई, जिसे वो वहाँ मौजूद तीनों वजूद से छुपा न सकी। दूसरी तरफ नहीं आया जवाब। मैंने कहा था ना, वो दूसरा शहरयार है। अलीज़े, जो कब से बार बार मोबाइल चेक किए जा रही थी, फरीहा की बात पर गुस्से से उसे देखने लगी। मुझे क्या पता उसने मैसेज देखा भी या नहीं। तो अब हमें वहाँ चलना है। अब हमें वहाँ चलना चाहिए। मैंने तो उन दोनों का भला ही सोचा था, मगर अब अगर अरहम खुद चाहता है कि ये बात मैं सबके सामने बताऊं, तो अब ऐसा ही होगा। फरीहा उसकी बात का मतलब समझ चुकी थी, मगर उसे डर था फिर से
जल्दबाजी में वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दें। हम वहाँ नहीं जाएंगे। तुम मसला बिगाड़ने के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तुम्हें नहीं जाना, तुम ना चाहो, मगर मैं अपनी मोहब्बत को किसी और का होता नहीं देख सकती, समझी तुम? अभी फरीहा से कुछ कहती वो बिना कुछ सुने वहाँ से बैग और मोबाइल लिए बाहर चली गई। जाओ अलीज़े बीवी, शौक से जाओ। फरीहा ने शैतानी मुस्कुराहट लिए ये अल्फाज अदा किए थे, जबकि अलीज़े कुछ ही देर में वहाँ पहुँच चुकी थी। वो हॉल के बाहर खड़ी अंदर जाने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही बारात आई, हर तरफ शोर शराबा और आतिशबाजी की वजह से वो अरहम को देख ना सकी थी। वो गाड़ी से उतरकर बाहर आई ताकि अरहम को देख सके, मगर इतने लोगों में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। काफी देर के बाद उसे दूल्हे की गाड़ी से बाहर निकलता हुआ शख्स नजर आया। गौर से देखा तो वो जैन था। हर वक्त इसके साथ ही चिपका रहता है ये तुमछल्ला। जिससे अरहम गाड़ी से निकला, अलीज़े की नज़र उस पर पड़ी। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी से निकलकर अंदर जाने के लिए खड़ा हुआ। कितना खुश है ये उस बिया से शादी पर। अभी कुछ ही देर में उसकी खुशी गम में ना बदलती तो मेरा नाम भी अलीज़े नहीं। अभी वो जली जली नज़रों से अरहम को देख रही थी, जब गाड़ी की दूसरी तरफ से एक और शख्स बाहर निकला, जिसका चेहरा अलीज़े देख ना सकी, क्योंकि अलीज़े की तरफ उसकी पीठ थी। ये कौन है? वहाँ तमाम बाराती अब हॉल के अंदर जा चुके थे। अलीज़े फौरन भागकर हॉल के अंदर जाने लगी, जब उसे बाहर खड़े गार्ड ने रोका। आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? आपको इनविटेशन कार्ड मिला है? नहीं। हाँ, तो जिनको इनवाइट नहीं किया वो अंदर नहीं जा सकते। अलीज़े को सब समझ आ गई थी अरहम की होशियारी। उसने फिर भी बहुत कोशिश की, मगर उसे अंदर जाने नहीं दिया। वो मुंह बनाती हुई वापस गाड़ी में जा बैठी। निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन अलग बैठेंगे, और जब तक निकाह नहीं हो जाता आप लोग अपनी तरफ रहेंगे और हम लोग अपनी तरफ। हरम के बहुत इसरार पर जैन ने हमदानी साहब की को ये बात कही थी, जिस पर वो राज़ी हो गए थे। दुल्हन वालों की तरफ से बस आमिना बेगम और सबाहत बेगम लड़के वालों को खुशामदीद करने आई थी, बाकी सब लड़के थे। लड़की वालों की तरफ से तमाम लड़कियों की नज़रें अरहम की बजाय शहरियार पर थी, जबकि शहरियार नज़रें झुकाए दूल्हे के बराबर बैठा हुआ था। हमदानी साहब भी शहरियार से मिलकर बहुत खुश हुए थे। उन्हें शहरियार बहुत अच्छा लड़का लगा था। कुछ ही देर में मौलवी साहब भी आ गए थे, मगर जब शाहजेब बारात के आते ही अजान के साथ घर चला गया था। शायद अनाया अपना सेल फोन घर पर भूल आई थी जभी। मगर कुछ ही देर में शाहजेब भी आ गया था, लेकिन अब तक उसकी नज़र शहरियार पर नहीं गई थी। देर काफ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से हमदानी साहब शाहजेब का तारुफ करवाए बिना निकाह शुरू करने का कह चुके थे। अरहम अब्बास खालिद वल्द अब्बा वहाज अब्बास खान, क्या आपको अनाबिया हमदानी वल्द सफदर हमदानी अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब की 3 बार पूछने पर तीनों बार कबूल है कहकर वो आधा मुतमईन तो हो गया था, मगर अब लड़की की बारी थी। मौलवी साहब हमदानी साहब और शाहजेब के साथ ब्राइडल रूम में आए। लॉन्ग रंग का जाली वाला दुपट्टा लाल रंग का जाली वाला दुपट्टा, जिस पर सुनहरे मोतियों से अरहम की दुल्हन लिखा था। बिया उस दुपट्टे को मुकम्मल चेहरे पर लिए निकाह के लिए तैयार बैठी थी। अनाबिया हमारी वल्द हमदानी वल्द सफदर हमदानी, क्या आपको अरहम अब्बास खान वल्द वहाज अब्बास खान से हक महर 10 लाख सिक्के राजुल वक्त, क्या आपको अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। मियाँ ने 3 बार कबूल कहकर निकाहनामे पर साइन किए और दुआ के बाद सब ने उसे मुबारकबाद दी। पूरे हॉल मुबारक का शोर शुरू हो चुका था। बिया की तो दिल की धड़कनें काबू में ही नहीं आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ अरहम का भी यही हाल था। मुबारक हो आनी। अजान जो घर से आने के बाद सीधा ब्राइडल रूम में आ गया था, अब मुस्कुराते हुए बिया को मुबारकबाद पेश कर रहा था। थैंक यू मेरे हीरो। चले अब मैं ज़रा और आपके ऑफिशियल हस्बैंड से तो मिल लूँ। ये कहता हुआ वो अरहम से मिलने बाहर चला गया, जबकि अनाया के जहन में अब तक सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अरहम अब्बास खान वलद वहाज अब्बास खान। ये कैसा इत्तेफाक है? अरे, आप तो वही है ना? क्या आप बिया आनी के हस्बैंड हैं? शहरियार जो ज़रूरी कॉल सुनने के लिए हॉल से बाहर चला गया था, कुछ ही देर बाद उसकी जगह पर अजान आ बैठा और वो अरहम को पहचान गया था, जबकि दूसरी तरफ अरहम भी उसे पहचान गया था। ओह, आप तो अजान हो ना, अजान खानजादा? राइट, बट यहाँ कैसे? उफ प्लीज़, यहाँ नानू घर
नानू घर आप मेरा फुल नाम ना ले, मॉम ने सुन लिया ना तो मेरी क्लास हो जाएगी। अजान को अनाया ने समझाया था कि वो किसी के भी सामने अपना पूरा नाम ना बताए, मगर अजान अरहम को पहली मुलाकात में ही अपना नाम बता चुका था, इसलिए अब उसे समझा रहा था। ओहो, ओके सॉरी, बट वजह पूछ सकता हूँ? नहीं ना, मॉम ने रीज़न नहीं बताया। ओ ओके, ओके डेविड। अरहम उस अनजान बच्चे को देखकर बहुत हैरान सा हुआ था। वो अनजान होकर भी उसे अपना सा लगता था। वैसे आप बहुत लकी है, आपको मेरी आनी मिली है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे हमारा ड्रेस भी कितना सेम लग रहा है ना, क्योंकि अजान भी अरहम से मिलती जुलती शेरवानी पहना हुआ था, इसलिए ब्लश करके कहने लगा, जबकि अरहम ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। जबकि इस ही वक्त शाहजेब उसको मुबारकबाद देने आया, क्योंकि वो भी पहले मिल चुका था। तो उनमें कुछ बातें हुई, फिर अरहम को बिया के साथ फोटोग्राफी के लिए ब्राइडल रूम में ले गए। रूम के अंदर आते ही जैसे ही अरहम की नज़र बिया पर गई तो बस वो उसे देखता ही रह गया। दूसरी तरफ बिया अब तक नज़र झुकाए बैठी थी। जब फोटोशूट के लिए बिया को खड़ा करने का कहा तो अनाया करीब आई ताकि बिया का शरारा संभाल सके। अरहम अनाया को देखते ही पहचान गया था कि यही अनाया है। माशाल्लाह। अरहम जैसी बिया के करीब आया, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला जिसे बिया सुन चुकी थी, बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जालिम शेरनी। अरहम की बात पर बिया नजरें उठाकर उसे देखने लगी। वो भी किसी शहजादे से कम न लग रहा था। अरहम की बात पर बिया ब्लश कर गई, जबकि अनाया को अरहम की आवाज़ उसके चेहरे की तरह कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कुछ देर तक उनका फोटोशूट यूं ही चलता रहा। सबाहत बेगम अनाया को दूध पिलाई की रस्म का कहने लगी, जिस पर अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा, उफ यू डोंट माइंड सिस्टर, आप आप मिल्क की जगह प्लीज़ मुझे जूस ही पिला दिए मिल्क की जगह प्लीज़ मुझे जूस ही पिला दीजिएगा। ओके डोंट वरी। अनाया उसकी बच्चों जैसी शक्ल बनाने वाले अंदाज पर हंसी ना रोक सकी। जब ही नूरैन बेगम अंदर आई और अनाबी और अरहम को साथ खुश देखकर बहुत खुश हुई थी, मगर उनकी नज़र अनाया पर नहीं गई। सब लोग बाहर दूल्हा दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर में दूल्हा दुल्हन को साथ बाहर का बाहर लाकर स्टेज पर बिठाया गया था। हानिया ट्रे लेकर अनाया के पास आई तो अनाया दूध पिलाई की रस्म करने लगी। इसी दौरान नूरैन की नज़र अनाया पर गई तो वो साखित रह गई। वो समझ चुकी थी ये अनाबिया की बहन है और वो इस चेहरे को कैसे भूल सकती थी। दूध पिलाई की रस्म की वजह से स्टेज के आसपास मेहमानों का हुजूम जमा हो गया था। शहरियार दूर शहरियार दूर वाले टेबल पर ही बैठ गया था। उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर इतना पता था कोई रस्म अदा की जा रही है। उफ। अरहम को जूस पिलाने के बाद अरहम ने अनाया को एक लिफाफा दिया और वहाँ खड़ी सब लड़कियाँ खुशी से शोर करने लग गई। इसी दौरान बचा हुआ जूस अनाया के दुपट्टे पर गिर गया, जिसको साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ गई। जबकि दूसरी तरफ शहरियार एक बुजुर्ग के साथ बातों में मसरूफ था। किसी बच्चे की शरारत की वजह से उसके कपड़ों पर आइसक्रीम गिर गई। बुजुर्ग मुस्कुराने लगे, जबकि जवाब में शहरियार भी हल्की सी मुस्कुराहट लिए वहां से उठकर वॉशरूम चला गया। ये एक बहुत बड़ा रूम था जहाँ एक तरफ लेडीज़ और दूसरी तरफ जेंट्स की वॉशरूम बने हुए थे। अनाया वॉश बेसिन के पास खड़ी अपने कपड़ों पर गिरा जूस साफ करने में मसरूफ़ थी, क्योंकि उसके बालों की वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। इसी दौरान शहरियार भी उसके बराबर वाले वॉश बेसिन पर खड़ा अपने कपड़ों को साफ करने में मसरूफ़ था, जब अचानक से लाइट चली गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब सा गया था। ओह ओहो, लाइट को भी अभी जाना था, अनाया बेध्यानी में कहती चली गई। वो अपना मोबाइल भी शाहजेब को देकर आई थी। शहरियार इंसानियत के नाते उसकी मदद करने के लिए जेब से मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाने लगा, मगर बराबर खड़ी लड़की की आवाज़ से जानी पहचानी उसे लगी। वो कैसे भूल सकता था इस आवाज़ को, मगर उसने उसे अपना वहम समझा और मोबाइल बराबर खड़ी लड़की को देने लगा। कुछ ही देर में जनरेटर ऑन हो गया। जब तक आप मेरे मोबाइल की टॉर्च यूज़ कर लें, ये आवाज़ शायद मेरा वहम होगा। अनाया उसकी आवाज़ पर चौंकी, लेकिन दिल ही दिल में वहम समझकर चुप हो गई। मगर उसे इस वक्त वाकई में रोशनी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने इनकार करने की बजाय मोबाइल ले लिया। तभी शहरियार वहाँ से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। अनाया ने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा और
पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से कपड़े साफ कर रही थी जब अचानक लाइट आ गई। उफ, शुक्र। अभी वो शुक्र अदा करने में मसरूफ थी जब किसी और शख्स के मोबाइल को अपना मोबाइल समझकर उसकी स्क्रीन ऑन कर बैठी। मगर ये क्या? अनाया को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर वो कौन शख्स था जिसके मोबाइल पर लॉक स्क्रीन पर अनाया की 6 साल पुरानी तस्वीर लगी हुई थी? ये वही तस्वीर थी जो शहरयार के गिफ्ट किए गए ब्लैक कलर के सूट में उसने शहरयार को दिखाने के लिए भेजी थी। ये कौन? अभी वो इस कश्मकश में थी जब वो शख्स जो बाहर खड़ा अपने मोबाइल की वापसी का इंतजार कर रहा था अंदर आया। आपका काम हो गया तो मेरा मोबाइल। शहरयार के आधे अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए जब सामने खड़ी अनाया पर उसकी नजर गई। अनाया? वो दोनों बेयकीनी की कैफियत में एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों को ही यकीन नहीं आ रहा था कि ये उनका वहम है या हकीकत। अनाया, तुम जिंदा हो? पल भर में शहरयार की आंखें नम हो गई थी। आज ही तो वो दुआ करके आया था कि उसे अनाया से मिलना नसीब हो, मगर उसको ये नहीं पता था कि उसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी। जबकि अनाया उसका मोबाइल उसको देकर वहां से जाने लगी, तभी शहरयार ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। क्या ये मेरा वहम है या वाकई तुम मेरे सामने जिंदा सही सलामत खड़ी हो? शहरयार मुसलसल अनाया की आंखों में देखे जा रहा था। उसकी वो हसीन आंखें जो सालों बाद आज भी इतनी ही हसीन दिखती थी। उसका वो चांद सा चेहरा, वो गुलाबी होठ, सर पर सलीके से लिया गया दुपट्टा, उसके कमर तक आते बाल, फिर शहरयार के छूने पर उसका यूं घबराना। हाँ, ये इसका वहम नहीं था, ये हकीकत थी। वो वाकई उसके सामने खड़ी थी। हाथ छोड़ो मेरा। अनाया, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे कुछ बताना है। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। मैं तुम्हें नहीं जानती और आइंदा मेरे करीब मत आना। अनाया के इस अंदाज से शहरयार बहुत हर्ट हुआ था, मगर माजी में जो उसने अनाया के साथ किया था वो उसकी नफरत के ही लायक था। अनाया उसका हाथ छुड़ाकर जाने लगी। अनाया प्लीज, बस अब एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम। शहरयार के यूं कसम देने पर अनाया के कदम रुक गए। अनाया, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, उस हॉस्पिटल में भी पता करवाया, मगर उन्होंने कहा तुम अब इस दुनिया में नहीं रही। अनाया, कहाँ चली गई थी तुम? मैं पागल हो गया था। शहरयार का यूं पागलों की तरह रवैया इख्तियार करना अनाया को बहुत अजीब लगा था। किस मोहब्बत की कसम दे रहे हो मिस्टर शहरयार अब्बास खान? उस मोहब्बत की जो तुमने कभी की ही नहीं, या उस मोहब्बत की जिसे तुम ठुकरा कर चले गए थे? अनाया ने सपाट लहजे में कहा। वो पहली वाली अनाया लग ही नहीं रही थी। अनाया, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे हकीकत पता चली कि बस बहुत हुआ। मुझे तुम्हारी झूठी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना है, समझे तुम? अनाया ने सख्त लहजे में कहा। शहरयार को अनाया का ये रवैया बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने हमेशा अनाया की मोहब्बत देखी थी। आज इतने सालों बाद वो अनाया का ये बदला हुआ रवैया देख रहा था। अनाया, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और तुम अब मेरी किसी बात का यकीन नहीं करोगी, मगर ये बात सच है कि मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, ना ही मुझे तुमसे अब कोई लेना देना है। तो बेहतर होगा अब मेरे रास्ते में आने से गुरेज करना। शहरयार उसका इस कदर सपाट लहजे में बात करना बर्दाश्त नहीं कर सका और वहीं साखित खड़ा रह गया। अनाया वहां से बाहर चली गई। अब उससे मेरी जरूरत नहीं रही, मैं उसके रास्ते में ना आऊं। क्या मतलब है इन सब बातों का? वो अपनी सोचों में ही था जब वहां से बाहर निकला और सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं थम गए। अनाया शाहजेब के साथ स्टेज पर बैठकर कपल शूट करवा रही थी। मतलब साफ था, अनाया और शाहजेब एक हो चुके थे। शहरयार ने बहुत देर कर दी थी। शहरयार के कदम अब पीछे हो रहे थे। वो हॉल से निकलकर बाहर आ गया था। अपनी गाड़ी में बैठकर न जाने वो कब से इधर उधर घूम रहा था। उसे यूं घूमते हुए एक घंटा हो चुका था। आंखें मुकम्मल लाल हो चुकी थी। मैं उसके लायक था ही नहीं। हाँ, वो एहसास कमतरी का शिकार हो गया था। वो किसी की हो चुकी है। माजी में जिस शाहजेब से वो नफरत करता था, वो शाहजेब जिसे वो अनाया के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता था, माजी में जिस पर इल्ज़ाम लगाकर उसने अनाया को छोड़ा था, आज वही शाहजेब अनाया की ज़िंदगी में मुकम्मल आ चुका था। मुझे लगा था मैं 5 साल से जिस आग में जल रहा हूँ वही मेरी सज़ा है, मगर असल सज़ा तो मेरी अब शुरू हुई है। सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोक कर वो मुसलसल सोचों में गुम रोने में मसरूफ था। वो खुद को अंदर से मुकम्मल टूटा हुआ महसूस कर रहा था। या अल्लाह, मेरी सज़ा कब खत्म होगी? मुझे सुकून कब नसीब होगा? उसका मोबाइल रिंग करने लगा था, बल्कि काफ़ी देर से वही
काफ़ी देर से ही वहाँ साहब उसे कॉल कर रहे थे, मगर उसे होश ही कहाँ था। जोहान का मैसेज मिलते ही वो वापस हॉल गया। जब वहाँ खाने के बाद आखिरी फैमिली फ़ोटो शूट की जा रही थी। कहाँ था यार तू? जोहान और अफशा उसके पास आए। जोहान फिक्रमंदी से उससे पूछने लगा, जबकि ये बात तो वो दोनों भी जानते थे। वो रोकर आया है और इस बात का रीज़न भी उन्हें अच्छी तरह से पता था। मुझे पता है तू क्यों उदास है, मगर ये वक्त सही नहीं है, इसलिए अपनी हालत ठीक कर और स्टेज पर चल, फैमिली पिक्चर लिए जा रहे हैं। जोहान के समझाने पर वो स्टेज पर गया, जहां अनाया और शाहजेब भी खड़े थे। शाहजेब शहरियार की मौजूदगी से पहले ही बाखबर हो चुका था, इसलिए शहरियार को दिखाने के लिए वो अनाया के और करीब आ खड़ा हुआ था, जबकि अनाया की नज़रें झुकी हुई थी। अरे भाई, अजान को तो बुलाओ, किधर है वो? हमदानी साहब के कहने की देर थी, वो जो कब से फोटोग्राफर के साथ खड़ा अपने मोबाइल में फोटोग्राफी करने में मसरूफ था, एकदम से भाग कर आया। मैं यहाँ हूँ नाना जान। शहरियार को असल धचका तो जब लगा जब उसने उस बच्चे को अनाया और शाहजेब के साथ खड़े देखा, जबकि इतना ही हैरान अरहम भी था। यानी अनाया की अपनी फैमिली बन चुकी है। वो दिल ही दिल में रोए जा रहा था। वो कितना तड़प रहा था ये सिर्फ वही जानता था। उसके लिए अब यहाँ रुकना मुश्किल हो गया था। वो घर वालों से इजाज़त लेकर अरहम से मिलकर वहाँ से चला गया, जबकि नूरैन बेगम से तो अब तक उसने सलाम के अलावा कोई बात नहीं की थी। मुमकिन है मोहब्बतें अक्सर मिल भी जाएं, मगर जो इश्क होता है वो अक्सर अधूरा रह जाता है। मुर्शिद के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे यकीन हो गया था उसकी मोहब्बत अब इश्क में बदल चुकी है। वो इस वक्त फूलों से सजे हुए कमरे में बैठी पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। तभी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वो जल्दी से नज़रें झुका गई। अरहम चलता हुआ उसके पास आ बैठा और उसे हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ आज मेरी जालिम शेरनी कितनी हसीन लग रही है, बिल्कुल किसी महल की शहजादी की तरह। अरहम ने फुल रोमांटिक अंदाज में कहा और अब वो धीरे धीरे बिया के करीब आने लगा। मगर वो भी बिया थी। वो कहाँ इतनी देर तक खामोश रह सकती थी? क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं आज प्यारी लग रही हूँ? वैसे क्या बुरी लगती हूँ? बिया ने अरहम के सीने पर हाथ रखकर उसे करीब आने से रोका और मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं मेरी जान, तुम तो हमेशा प्यारी लगती हो, बस आज कयामत लग रही हो। अरहम ने बिया का हाथ पकड़कर चूमा, जिस पर बिया ने नजरें झुका दी। अरहम ने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली और दूसरे हाथ से बिया का चेहरा अपनी तरफ किया। मेरी जान, अब तो अपनी नज़रें मेरी नज़रों से मिल जाने दो। आखिर क्यों करती हो इतना जुल्म इस नाचीज़ पर? अरहम का सुरूर भरा लहजा बिया को शर्माने पर मजबूर कर रहा था। अरहम ने उस डिब्बी को खोला और उसमें से डायमंड रिंग निकाली और बिया की उंगली में पहनाने लगा। वाह, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरी शेरनी। अरहम अब बिया के बराबर आ बैठा था और बिया के कंधे पर अपना सर रखकर उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। जान, एक बात कहूँ? अरहम अब आंखें बंद किए धीमे लहजे में मुखातिब था। कहो। जान, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्या मुझे माफ़ कर दोगी? अरहम की बात पर बिया ने आंखों से उसे घूरा। क्या मतलब? कैसी गलती? गलती चाहे जैसी भी हो, बस इतना बता दो, माफ़ कर दोगी ना अपने शौहर को? बिया नहीं जानती थी अरहम किस बारे में बात कर रहा था, मगर इस वक्त उसके दिमाग में वो रेस्टोरेंट वाली लड़की मौजूद थी। तुम्हारा कहीं उस रेस्टोरेंट वाली चुड़ैल से अफेयर तो नहीं है? मैं बता रही हूँ अरहम, मैं उसको गंजा कर दूंगी और तुम्हारे सारे दांत भी तोड़ दूंगी, समझे तुम? एकदम से बिया ने उसका सर अपने कंधे से हटाया और तेज़ आवाज़ में चीखते हुए कहने लगी। भले से वो आज बिल्कुल मुख्तलिफ दिख रही थी, मगर उसका ये पहले जैसा लहजा ये साबित कर रहा था कि वो वही जालिम शेरनी है। अरे क्या हो गया बेगम? कुछ तो खुदा का खौफ करो। शादी की पहली रात है, अपने मासूम से शौहर पर शक कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ। अरहम को ये जानकर हैरानी हुई कि बिया को अब तक अलीज़े पर गुस्सा है, और ये कौन सा वक्त है जो वो उस पर शक कर रही थी। हाँ तो तुम ही कह रहे हो ना कि गलती। हाँ तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरा किसी से अफेयर है। बिया की बात काट कर अरहम ने उसे नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, जिस पर बिया को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। उसे एहसास होने लगा कि उसने जज्बात में आकर क्या कह डाला। दरअसल मेरी जान, मैं ये कह रहा था कि अक्सर मियाँ बीवी में कुछ बातें ऐसी हो जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर हमारे बीच कुछ भी ऐसा हो जाए तो मुझे माफ़ करोगी ना? इस बार अरहम ने बहुत मासूमियत से ये बात कही, जिस पर बिया को उसकी इस मासूम सी शक्ल पर प्यार आने लगा। हाँ कर दूंगी, मगर तुम्हारे दांत तोड़ने के बाद। अरहम ने बिया ने अरहम की गाल खींचते हुए कहा, जिस पर अरहम ने मुंह बसोरा, लेकिन तभी मौके की तलाश से अचानक बिया को अपनी बाहों में कैद कर लिया। नाइस परफ्यूम डार्लिंग, ये क्या बदतमीजी है, हटो पीछे। बिया उसकी अचानक से की गई इस हरकत पर चौंकी।
है? मतलब आज की रात भी करीब नहीं आने दोगी? जी नहीं, मियाँ ने अरहम को चिढ़ाते हुए कहा, जिस पर अरहम दोबारा से उस पर हमलावर हुआ। मगर मैं तो आऊँगा करीब, चाहे कुछ भी कर लो। एक तो इतना भारी शरारा, ऊपर से अरहम की मजबूत बाहें। बिया का तो हाल बुरा था। अरहम के इरादे भांपते हुए बिया ने उसको दूर करने की कोशिश की, मगर वो भी अरहम था। अरहम, हटो ना प्लीज, मुझे गर्मी लग रही है। ओहो, रुको जरा, एसी ऑन कर दूं? नहीं, मुझे चेंज करना है, तुम रूम से बाहर जाओ। शाबाश। जैसे अरहम बेड से एसी ऑन करने के लिए उठा, बिया मौके से फायदा उठाते हुए अलमारी के पास आ गई ताकि कपड़े बदल सके। यार, मेरा बाहर जाना जरूरी है क्या? अरहम की बात पर बिया ने उसे अपने ही स्टाइल में से घूर कर देखा। अगर रात के इस पहर में कमरे से बाहर चला गया तो बाहर जो मेहमान आए हुए हैं वो क्या सोचेंगे कि बीवी ने आते ही शौहर को कमरे से बाहर कर दिया। बिया की बात पर अरहम दांत दिखाते हुए वापस बेड पर आ बैठा। बिया ने अलमारी से एक आरामदायक सूट निकालकर बेड पर रखा, ड्रेसिंग टेबल पर आ बैठी और अपनी ज्वेलरी, जो वो मुश्किल तकरीबन 4 घंटों से बर्दाश्त कर रही थी, उन्हें उतारने लगी। पहले बिया ने अपने सर पर सेट हुआ दुपट्टा हटाया, फिर गले से हार निकालने लगी। तभी तभी अरहम उठकर उसके पास आया। दिखाओ, लाओ मैं हेल्प कर दूं। बिया के बालों को आगे करके उसने हार उतारा। उस इसी तरह बिया की सारी ज्वेलरी उसने खुद अपने हाथों से उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखी। बिया के बालों का बनाया गया खूबसूरत हेयर स्टाइल भी उसने ही खोला। और भी कुछ काम है तो बता दो, मैं तैयार हूँ करने को। अरहम धीमे से लहजे में कहता हुआ बिया के करीब तर करीब हो रहा था। अभी वो उसके होठों पर पहली गुस्ताखी करने ही वाला था जब बिया ने झटके से उसे दूर धक्का दिया और अपना शरारा संभालते हुए बेड से कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई। उसकी इस स्पीड को देखकर अरहम अपनी हंसी कंट्रोल न कर सका। दूसरी तरफ, शाहजेब, हमें वापस जाना होगा। अनाया अजान को सुलाकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, शाहजेब उससे टकराया। हर बार की तरह इस बार भी शाहजेब की नज़रें अनाया से हटने का नाम नहीं ले रही थी। अनाया ने उसका ध्यान बातों में लगाना चाहा। तुम ये सब शहरयार की वजह से कह रही हो ना? क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने ही तो कहा था कि अब अगर वो तुम्हारे सामने भी आ जाए तो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अचानक क्या हो गया? हाँ, मैंने कहा था, मगर वो अरहम का भाई है। अगर अनाबिया को इस बारे में पता चला तो अरहम और अनाबिया के रिश्ते में फ़र्क आ जाएगा। मैं नहीं चाहती मेरी बहन का घर मेरी वजह से ख़राब हो। बात तो अनाया की ठीक थी, मगर सच्चाई एक न एक दिन तो सामने आकर ही रहती है। मगर हम वलीमा अटेंड किए बिना नहीं जा सकते। बाकी तुम समझदार हो अनाया। शाहजेब की बात पर वो इस बात में सर हिलाते हुए वापस कमरे में चली गई और शाहजेब ड्राइंग रूम में जाने लगा। जब ही हमदानी साहब वहाँ आए। बेटा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? जी, दरअसल मुझे कमरे में नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आज ड्राइंग रूम में सो जाऊँ। हमदानी साहब की यूँ अचानक आ जाने पर वो घबरा सा गया और बहाना बनाने लगा। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो थोड़ी वॉक कर लो, मगर सोना अपने ही कमरे में है। इस घर के दामाद हो तुम, अच्छा थोड़ी लगता है घर का दामाद यूँ ड्राइंग रूम में सोए। हमदानी साहब की बात पर वो मसनूई मुस्कुराहट लिए लॉन में वॉक करने चला गया। काफ़ी देर तक वॉक करने के बाद जब वो ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगा तो उसे वहाँ हमदानी साहब बैठे नजर आए। मुझे लगता है चाचू आज हर हाल में आज मुझे कमरे में सुलाकर ही दम लेंगे। वो मजबूरी में सीधा चलता हुआ अनाया के कमरे की तरफ गया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अनाया और अजान उसे सोते हुए नजर आए। शाहजेब कमरे में आने के बाद कुछ देर सोफे पर बैठा रहा, फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। तकरीबन रात के 4 बजे अनाया की आंख खुली। जैसे ही वो उठकर बेड के क्राउन से अलग लग कर बैठी सामने का मंजर देखकर उसकी हवाइयाँ उड़ गई। शहजी, यहाँ? कल पूरी रात उसने अनाबिया और हानिया के साथ बातों में जाकर गुजारी थी और आज रात जब उसे इतनी सुकून की नींद आई थी तो शाहजेब को देखकर वो भी भाग गई। अनाया बेड से उठकर दुपट्टा गले में लिए सोफे के पास गई जहाँ शाहजेब बैठे बैठे नींदें पूरी करने में मसरूफ था। शहजी उठे, क्योंकि वो अनाया का लम्स महसूस कर चुका था। एकदम नींद से बेदार होकर सामने खड़े वजूद को देखने लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ कब आए? दरअसल वो मैं आना नहीं चाहता था, मगर चाचू की वजह से मुझे आना पड़ा। जितना अनाया हिचकिचा रही थी उससे कई गुना ज़्यादा शाहजेब हिचकिचाहट का शिकार हो रहा था। तो आप मुझे जगा देते, यूँ इस तरह सोफे पर बैठे बैठे कौन सोता है? अनाया की बात पर शाहजेब ने सर झुकाया और सोफे से उठने लगा जब अनाया 2 कदम पीछे हुई। मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था। मुझे पता है जब से तुम पाकिस्तान आई हो जगह तब्दील होने की वजह से ठीक से सो नहीं पाई। खैर, मैं अब ड्राइंग रूम में चला जाता हूँ। चाचू सो चुके होंगे, तुम भी सो जाओ। शाहजेब अपने अल्फाज अदा करते हुए बाहर की तरफ जाने लगा जब अनाया की आवाज़ पर एकदम पलटा।
रुके। अगर उन्होंने आपको फिर से बाहर देख लिया तो फिर से आपसे कोई ना कोई सवाल करेंगे, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ बेड पर अजान के साथ सो जाए। मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वैसे भी कुछ ही देर बाद फजर का वक्त हो जाएगा, मुझे उठना पड़ेगा। अनाया के बहुत इसरार पर शाहजेब उसकी बात मानते हुए बेड पर आ लेटा और अनाया सोफे पर खुद को मुकम्मल चादर में लपेट कर लेट गई। कुछ ही देर में दोनों नींद की वादियों में जा चुके थे। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।